हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अप्लाइड मैथ्स सेकंड। ये एक स्टूडेंट ने मेरे को देख सकते हैं आप, ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि उनका एग्जाम कल है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है, अप्लाइड मैथ सेकंड का डिप्लोमा कोर्स का पेपर है। तो परसों उनका एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स मैं इसलिए आज रात को शूट कर रहा हूं ताकि वो कल दिन में इसकी स्टडी कर सके, है ना। उसके बाद एक रात नेक्स्ट परसों भी मिल सकती है उन्हें, और उसके बाद कल की रात जो मिलेगी फिर परसों देन उनके पास एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि एक दिन की प्रिपरेशन से आप श्योरली पेपर में पास हो जाएंगे। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि कोई एक दिन या 2 दिन पहले अगर पेपर शेयर करके आप कहते हो कि सर इसे सॉल्व कर दीजिए, और अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं नहीं मानता कि 1 या 2 दिन के या किसी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके आप पेपर पास कर सकते हैं। हाँ, मे बी आप कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो आप श्योरली पास कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये है आपको स्टूडेंट कि आप पहले से तैयारी करें, और पहले से आपके टॉपिक्स या कंटेंट अगर क्लियर है, जैसे ये स्टूडेंट ने जिसने मुझे शेयर किया है, ये मैंने अभी इसका प्रिंट निकाला है, तो मैं सॉल्व तो ऑफ कोर्स से करा दूंगा। मे भी हो सकता है उनकी पहले, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई उनसे, तो हो सकता है उन्होंने पहले टॉपिक्स तैयार कर रखे हो, क्योंकि इसमें उन्होंने ये टिक भी लगा रखे हैं, ये देखो ना, टिक लगा रखे हैं उन्होंने यहाँ पर। तो कुछ टिक लगा रखे हैं, कुछ नहीं लगा रखे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है उन्होंने कर रखे हुए ये पेपर्स के क्वेश्चंस, है ना। हो सकता है जिस बच्चे ने पेपर सॉल्व किया होगा उनका कोई सीनियर स्टूडेंट होगा, मे बी उन्हीं का ये पेपर हो। आई डोंट नो कि उनका पेपर है कि नहीं, उन्होंने कहा उसका बैक का पेपर है शायद। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे शूट कर लेता हूँ और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें पहला सेक्शन है, देखो स्टूडेंट, ये है पार्ट 1। ये पार्ट 1 आपके सामने, ठीक है ना, पहला सेक्शन है। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और आपका पेपर आ गया है तो ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगा आपको। अगर टॉपिक कर रखे हैं तो क्लियर भी हो जाएगा। ये यहां से लेकर ये 14 क्वेश्चंस तक है, ठीक है। तो मैं इस 14 क्वेश्चन को पहले अभी आज की वीडियो में करा देता हूं, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर फिर ये दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा क्वेश्चन, और इसके अंदर ये 1 to 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये है एनी 5 करने हैं इसमें से, है ना, और इन 14 में से एनी 10 करने हैं। मैं इस 14 के 14 करा दूंगा। फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 20-20 नंबर के, जिसमें 2-2 पार्ट दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, और ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो मैं तो सारे कराने वाला हूँ, बट इसमें क्योंकि कंडीशंस होती हैं कि 14 में से कोई 10 करने हैं, है ना, या फिर अगले जो क्वेश्चन है 8 में से कोई 5 करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द डोमेन of the function, find the domain of the function fx, और fx की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 2 प्लस का रूट ऑफ x माइनस 1। ऑफ कोर्स ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाएगा, हाँ, लेकिन इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं टॉपिक जरूर समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक जरूर समझाऊंगा। तो जिस भी बच्चे का पेपर है उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि हाँ चलो सर ने बताया था, तो टॉपिक कनेक्ट करता है, है ना। तो यहां पर आपको डोमेन दे रहा है, पूछ रहा है, और दे रखा है आपको फंक्शन। तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं रिलेशन फंक्शन के टॉपिक की बात करता हूं, तो एक रिलेशन जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है बिलोंग्स टू x, y। ये x जो है इसमें डोमेन कहलाएगा, और ये y जो है इसमें रेंज कहलाएगा। x डोमेन कहलाता है, y रेंज कहलाता है। y की जगह पर आप fx भी सोच सकते हो, ये fx की जगह पर आप y भी सोच सकते हो। ये y बराबर में ये संख्या लिखी हुई है, भाई fx लिखाओ, फंक्शन ऑफ x, या y लिखाओ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के कंट्रास्ट में देखूं, तो यहां पर x जो है वो डोमेन है, और यहां पर fx जो है वो रेंज होगी। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ये कितने नंबर का होगा भाई, ये 10 × 2, यानी कि ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। आपसे कहता है डोमेन निकालो, यानी आपसे कहता है x की यहां पर क्या वैल्यू रख सकते हैं हम। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो यहां पर कोई भी नंबर रख सकते हैं आप।
लेकिन वो नंबर नहीं रख सकते जो रूट के अंदर माइनस बनाए। क्या बनाए? माइनस। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं रख सकते जो रूट के अंदर माइनस बनाए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस अगर आ जाता है तो उसे रियल नंबर नहीं कहते, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहां पर आप रियल नंबर्स ही रख सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो रियल नंबर पर भी बेस्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एक ही चीज से बचना है कि अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। और माइनस कब आएगा जरा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो इस तरीके से मैं आपको विजुलाइज करा सकता हूं कि यहां पर 0 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, और ये इंफिनिटी तक के नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है। ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी तक के नंबर। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उसमें डोमेन पूछेगा तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। अब x की जगह पर मैं 1 रख सकता हूं। मेरे पास अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा? देखो, ये मिलेगा 1 - 1, यानी कि आंसर आएगा 0। यस, रूट ऑफ 0 0 होता है, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने x की जगह पर 1 से छोटी संख्या रख दी, कोई सी भी रख दी, चलो 0 ही रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो भाई ये तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने x की जगह पर -1 रख दिया, -2 रख दिया, -3 रख दिया, कोई भी वैल्यू जो 1 से छोटी है रख दी, तो इसका मतलब वो तो वैलिड नहीं है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बिल्कुल क्लियर माइंड में हो गया कि कम से कम x की जगह पर 1 रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है? 1। और ज्यादा से ज्यादा क्या रखा जा सकता है? 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, रखते ही चले जाओ। तो इंफिनिटी तक, अनंत तक कोई सी भी संख्या रखी जा सकती है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? कैलकुलेशन होती नहीं है, 2 नंबर फ्री के दे रखे हैं। आप लिखोगे कि डोमेन बिलोंग्स टू, ये निशान बिलोंग्स टू का होता है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है ना, बिलोंग्स टू कहते हैं इसे, बिलोंग्स टू सेट थ्योरी में इसे बिलोंग्स टू बोलेंगे, वैसे एप्सिलॉन बोला जाता है। ग्रीक अल्फाबेट है ना, ग्रीक भाषा में एक अल्फाबेट है ये। तो डोमेन बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा भैया? आप कह रहे हो कि 1 रख सकते हैं, 1। और क्या रख सकते हैं जी? और इंफिनिटी तक बहुत सारी संख्या है, अनंत तक कोई सी भी संख्या रख सकते हैं। यहां मैंने गोल ब्रैकेट लगाया, यहां मैंने गोल ब्रैकेट नहीं लगाया। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इन्हीं बातों पे नंबर मिलेंगे और इन्हीं बातों पे नंबर भी कटेंगे। इन्फिनिटिव जो सिंबल है, अनंत का जो सिंबल है, ये कोई संख्या थोड़ी होती है। अनंत तक जाना तो इन्फिनिटिव कभी भी लिखा होगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाया जाएगा। और ये एक यहां रखेंगे तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया? क्लोज ब्रैकेट। तो कई बच्चों को ये डाउट है कि भाई ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये क्या? हमने तो एक ही ब्रैकेट पढ़ा और ब्रैकेट के 2-2 निशान कैसे पढ़ लिए? तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूं। ये निशान जो है ये क्लोज ब्रैकेट का है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। और ये निशान जो है ये ओपन ब्रैकेट का है, ओपन इंटरवल लिख लो, इंटरवल्स, ठीक है ना। और ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आता है, निशान समझ में आता है। अभी हम क्या समझेंगे? अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैंने लिखा 2,7 और लिख दिया बिलोंग्स टू इंटीजर, ये नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, चलो नेचुरल नंबर, यानी मैंने कहा कि 2 और 7 तक के नेचुरल नंबर बताने हैं। तो इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब ये हुआ 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 6 भी लिखना है और 7 भी लिखना है। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग। अगर यही मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया होता, अगर मैंने ऐसा लिखा होता 2 to 7, दोनों तरफ देखो कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 7 तक। 2 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 2 नहीं लेना, 7 नहीं लेना। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। जब भी ये गोल सा ब्रैकेट लगा हुआ मिल जाए तो जो संख्या दिख रही है वो नहीं लेनी। अगर ये इस टाइप का ब्रैकेट दिख रहा है जो कि क्लोज ब्रैकेट कहलाता है, तो जो संख्या दिख रही है वो जरूर लेनी है। तो यहां तो मैंने दोनों ब्रैकेट यूज करे, इसका ये मतलब हुआ एक तो लेना है, एक तो ले सकते हैं। एक के अलावा बहुत सारी, जितनी भी संख्या एक और इंफिनिटी के बाद की है, जितनी भी, वो सारी भी ले सकते हैं। तो ये मेरा इस पूरे का कैलकुलेशन का आंसर, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया है
कॉपी जरूर करना, मेरे साथ साथ रहना। ये क्वेश्चन भी कॉपी करना और ये आंसर भी कॉपी करना। अगर आपको लगता है क्वेश्चन कॉपी करने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये जो पीडीएफ मेरे पास, ये जो है इसका पीडीएफ का फॉर्म मेरे पास है, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है ये पेपर। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले क्या करेंगे, पहले ये करेंगे नहीं और ना भी करें, भाई आपका पेपर तो अभी है, नजदीक ही होगा, तो आप क्या करिए, आप पहले इसे अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करिए, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एक काम मैं और कर दूंगा, इस वीडियो के साथ या तो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं टाइमलाइन मेंशन कर दूंगा, मतलब पहले क्वेश्चन की टाइमलाइन क्या है, दूसरे क्वेश्चन की टाइमलाइन क्या है। तो अगर कोई बच्चा खुद से सारे क्वेश्चंस कर सकता है तो भाई करे। 14 क्वेश्चन की ये वीडियो है, इसमें से हो सकता है आपके 2 प्रॉब्लम हो, किसी के 3 प्रॉब्लम हो, किसी के 4 हो। आप उसी वीडियो पर क्लिक करें और वो स्पेसिफिक जो है आप क्वेश्चन देखें। टाइमलाइन तो आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहां पर क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर, और उसके आगे कुछ नंबर लिखे होंगे, टाइम, वो टाइम पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। तो पूरी वीडियो देखने से बच जाओगे, और ऐसे आगे आगे करोगे फिर पीछे पीछे करोगे, इससे बच जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, पूरा डिस्क्रिप्शन करके बता दिया। अगर मान लीजिए रेंज भी पूछी जाती तो रेंज यानी कि fx की वैल्यू क्या होगी ये बताइए जरा। चलो मैं बता ही देता हूं। यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर वैल्यू रखता हूं तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकता हूं, सबसे छोटी जो इसे बनाए, fx को सबसे छोटा बनाए, मैंने 1 रखा है। यहाँ पर देखो रखा था ना, अभी 1 रखा था, 1 में से 1 गया तो कितना हुआ था, 0। अगर ये संख्या 0 है, ये संख्या 2 है, जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो fx की सबसे छोटी संख्या यानी कि रेंज की सबसे छोटी संख्या होगी 2। 2 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देख लो ना, क्या कभी ये संख्या नेगेटिव में आ सकती है। सर रूट के बाहर नेगेटिव कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये नेगेटिव नहीं आ सकती तो 2 में से कुछ घटेगा ही नहीं, और जब घटेगा ही नहीं तो 2 से छोटा होगा ही नहीं। अच्छा 2 से बड़ी आ सकती है, हाँ आ सकती है। यहाँ पर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, रूट सॉल्व करते चले जाओ और उसमें 2 को जोड़ते चले जाओ, तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी। ये रेंज है, पूछा नहीं क्या, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। हो सकता है पेपर में डोमेन और रेंज दोनों पूछ ले, ये 2 नंबर का था, दोनों पूछना चाहिए था। वो तो अच्छा नसीब था जिसका ये पेपर है कि डोमेन पूछा है इसे। जल्दी से कॉपी करो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin 3x अपॉन में 2x। तो इसके लिए तो लिमिट के हमारे पास बेसिक रूल पता होने चाहिए। हमें लिमिट्स का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है, ध्यान रखना। sin x अपॉन x भी 1 होता है, cosec x अपॉन x भी 1 होता है, tan x अपॉन x भी 1 होता है, cot x अपॉन x भी 1 होता है। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें से 4 का आंसर तो सेम तरीके से 1 होता है। देखो मैं जो वर्बली बोल रहा हूं वो आपको लिखवा नहीं रहा, क्योंकि सेम sin x अपॉन x, cosec x अपॉन x, tan x अपॉन x, cot x अपॉन x सेम 1 ही आ रहा है। एक संख्या को ध्यान रखना और वो है cos x। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो cos x के अपॉन में x नहीं लगता, और ये 1 जब ही हो जाता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, अपॉन में x की जरूरत नहीं होती। इसको डिराइव कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें भी है तुम्हारी क्लास में, फर्स्ट प्रिंसिपल उससे डिराइव किया गया है ये, या फिर एल हॉस्पिटल मेथड से तो सारे ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, cos नीचे का 1 आ गया आंसर पर, ठीक है ना। बट हम डेरिवेशन पर जाएंगे, ये रूल होता है, ये बात दिमाग में रखनी है। इस पर एप्लीकेबल कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसे लिखेंगे sin 3x डिवाइड बाय 3x इनटू बाय 3x। आपने 3x से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। डिवाइड में 2x पहले से ही था, अभी भी है, मैंने कौन सा उसे हटाया है। ये बात क्लियर हो गई। लिमिट sin 3x अपॉन 3x इंटू 3x। अब इस x से ये x कट गया। वैसे तो सीधा सीधा तरीका है, ये वैल्यू जो है sin 3x अपॉन 3x आ गया, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 और ये 3 और अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर जाएंगे, कुछ टीचर्स ने ऐसे नहीं सिखाया, कुछ बुक्स में ऐसे नहीं लिखा।
तो चलो बुक के फॉर्मेट से चलते हैं। मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इसका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू होती है 1/3/2, दिस इज 3/2, ये आंसर। क्या दिक्कत है, बच्चे करते हैं, टीचर नंबर देते हैं। लेकिन बुक के अंदर ऐसे नहीं लिखा है। अब बुक के अंदर कैसे लिखा है, उन्होंने कहा है कि लिमिट अगर ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिलहाल ये आपको क्या दे रखा है, 3/2 कांस्टेंट है, तो ये 3/2 लिमिट से आगे आ जाएगा, कांस्टेंट आगे आ जाता है। उसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिखेंगे फंक्शन को 3x/3x। समझ में आता है, कुछ नहीं आता? चलो मैं समझाता हूँ। लिमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहते हैं। हम कराते नहीं है जनरली इसे, लेकिन अभी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मे भी अप्लाइड मैथ्स में नंबर काट दे तो हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, है ना। तो ये होता है x टेंड्स टू a एनी नंबर c फॉर एनी कांस्टेंट fx। अगर दे रखा है तो ये c को कांस्टेंट को आगे लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। लॉजिक, ये प्रोसेस होता है, ये तरीका है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ x टेंड्स टू 0 sin 3x/3 है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग x जो था वही होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हम लिखेंगे 3/2, हम लिखेंगे लिमिट x की जगह पर लिखेंगे 3x, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, और इधर भी टेंड्स टू 3 into 0, 3 into 0 तो 0 ही होता है, हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 3x/3x। मतलब अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्री भी करता है। आप चाहो तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए इसको y मान लो, आप पुट कर सकते हो थोड़े से समय के लिए, y = 3x। तो ये हो जाएगा 3/2 लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y/y ये पूरी वैल्यू तो 1 होती है एज पर द रूल, और हमारा आंसर आ गया 3/2 into 1, दिस इज 3/2। देखो प्रॉपर मैंने, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो 2 बार यार बैग लेके आ गए, 3 बार बैग लेके आ गए, अभी 4th सेमेस्टर कर रहे हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे जब आते हैं तो वो कहते हैं सर हमें तो ऐसा सिखाया है हमारे कॉलेज वाले प्रोफेसर ने या किसी टीचर ने। तो कहेंगे आप तो अलग तरीके से बता रहे हो, आप तो इसका आंसर यही निकाल रहे हो, मैं तो यही निकालूंगा इसका आंसर, पूरे नंबर मिलते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं लगभग 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2005 से लेकर आज 2023-24 आ जाएगा, तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूं इसमें पूरा नंबर मिलते हैं। बट ये है बुक का प्रोसेस, इस तरीके में और इस तरीके में समझने में कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। कुछ कठिन काम तो नहीं किया ना मैंने। चलो ये जल्दी से इसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको स्लोप निकालना है, स्लोप को हिंदी में ढलान कहते हैं, आपको ढलान निकालना है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा का ढलान निकालना है टू द कर्व दिस। चलो ऐसा करते हैं, इसको पहले सिंपल सा समझ लेते हैं। देखो ये एक कर्व है, इसका नाम है ये कर्व जो है ये मैंने बना दिया कर्व, ठीक है ना। इस कर्व पे कोई टेंजेंट पॉइंट है, ये रहा टेंजेंट पॉइंट। इस टेंजेंट पॉइंट से बनी एक लाइन जिसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ओके, इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट। और ये क्या है हमारे पास, ये है कर्व इस तरीके से है, टेंजेंट लाइन ये है। आपको इसका ढलान निकालना है जी, आपको इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का नियम क्या कहता है, और स्लोप निकालना है वो भी ये स्पेसिफिक पॉइंट भी दे रखा है, किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। किसी भी कर्व में अगर स्लोप निकालना होगा तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन में, पहले लिखेंगे y = 5x² - 2x + 3। और कैलकुलस जिन्होंने दी आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया कि आप हर पॉइंट पर, हर पार्टिकल पर, बल्कि उन्होंने कहा था आप चेंजेस निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। जिन्होंने कैलकुलेशन दी उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर आप चाहें तो हर पार्टिकल, हर पॉइंट पर डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन नाम दे दिया उस टॉपिक का। तो मैंने इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप कहीं पर भी कॉमनली चेंज निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर चेंज निकाल सकते हो। तो पहले हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व। इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 2 आगे आएगा, 5 × 2 = 10,
x माइनस का 2 एक कांस्टेंट है, x एक फंक्शन है, कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आए, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं। उसके बाद प्लस का 3 का डिफरेंशिएशन 0, अकेला कांस्टेंट 0, अगर कोई कांस्टेंट अकेला है डिफरेंशिएशन 0 होता है, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को कॉपी करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का 2x होता है। नाउ ये मेरे पास है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अगर आपको लिमिट के जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया वो उसके रूल्स नहीं पता है, मैंने डिफरेंशिएशन पर वीडियो बना रखी है, मैंने लिमिट पर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप चाहे तो 2 प्लेलिस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप डिफरेंशिएशन की 2 वीडियोस हैं, 2 वीडियोस में पूरी डिफरेंशिएशन कवर कर रखी है, लिमिट की 2 वीडियोस हैं, उसमें 10 की 10 टाइप कवर कर रखी है। तो जितना कंटेंट मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैं कोशिश करूंगा और भी कंटेंट रिकॉर्ड करने की, लेकिन जितना कर रखा है वो बहुत सुलझे हुए तरीके से एक प्रॉपर मैनर में कर रखा है। डिस्क्रिप्शन पे जाके हर वीडियो के आप देखिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा, आपके लिए सहूलियत जरूर मिलेगी, ठीक है ना। होमवर्क भी दे रखा है, पीडीएफ भी अपलोड कर रखा है, सब कुछ है, आप जाके जरूर देख सकते हो। अगर नहीं किया है तो शॉर्ट टर्म की स्टडी में तो ये नहीं हो सकता, बट अगर इस पेपर की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हार नहीं माननी है, 2 वीडियो और देख लो भाई, आ जाएगा पूरा डिफरेंशिएशन, आ जाएगा, आगे और भी डिफरेंशिएशन आने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल अगर आता है तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है dy अपॉन में dx, क्या हो चुका है tan x माइनस का 2। अब मुझे डिफरेंशिएशन निकालना था क्या? नहीं, मुझे निकालना था इस स्पेसिफिक पॉइंट जिसे हम टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, मैं लिख देता हूं, इसे बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। इस पार्टिकुलर पॉइंट जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा टेंजेंट का। तो भैया मेरे पास डिफरेंशिएशन तो आ गया, ये डिफरेंशिएशन तो हर पॉइंट पर स्लोप बता सकता है, बस वो पॉइंट गिवन हो। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, तो क्या करने वाले हैं हम लिखेंगे dy अपॉन dx में ऐसे छोटा सा लिख देंगे, पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 1 and 6, यानी कि जो भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वहां पर x की जगह 1 रख देते हैं और y की जगह 6 रख देते हैं। तो भैया डिफरेंशिएशन की वैल्यू मेरे पास ये है, इसमें y तो है ही नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ पुट करेंगे x की जगह पर, क्या इसे m से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, है ना, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1, तो क्या लिखेंगे 10 into 1 minus 2 और फाइनल आंसर 8, 10 into 1 10 minus 2 is equal to 8। तो 8 is the slope of tangent। आई होप समझ में आ गया भाई, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से करा है। ऐसे ही इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, अगर वो m की वैल्यू आई है 8, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना आना चाहिए भाई, हो सकता है इस बार पेपर में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट तो पता लग गया, स्पर्श रेखा को कहते हैं, एक कर्व से स्पर्श यानी कि छूता हुआ एक बिंदु जाएगा उसे हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, और उससे बनी हुई लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन पर बहुत सारे परपेंडिकुलर होते हैं, यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, पता नहीं कहां कहां होता है, हर जगह होता है, इन सबको परपेंडिकुलर बोला जाता है। लेकिन एक ऐसा परपेंडिकुलर होता है जो टेंजेंट पॉइंट से होके जाता है, जो टेंजेंट पॉइंट से होके जाएगा इसे ही नॉर्मल बोला जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका भी ढलान बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, क्या मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है माइनस का 1 अपॉन m, स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था 8 आया था, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 8 आएगा। ध्यान से समझ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर मिल सकते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा है, इस सब लड़ाई से दूर आप इस क्वेश्चन को समझे। स्लोप का मतलब देखो, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में भी आ रहा है, स्लोप लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में है आपका। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है, कर्व से एक लाइन टच करती हुई जाती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। कर्व की वैल्यू दे रखी है, उसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके ये आ गया। अब यहाँ पर y भी हो सकता था, x भी हो सकता था, अभी फिलहाल तो एक ही संख्या दे रखी है x, है ना। तो यहाँ x की जगह पर जो पॉइंट दे रखा है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की, वो रख दी, आंसर आ गया। m कहते हैं इसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m भी बोला जाता है शॉर्टकट में, ठीक है ना। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले तो नॉर्मल कौन होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर जो कि टेंजेंट पर है,
और टेंजेंट पे तो बहुत सारे परपेंडिकुलर है, लेकिन जो टेंजेंट पॉइंट को काटता हुआ जाए ऐसे परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला -1/m होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ टू स्लोप m1 × m2 = -। चलो तो ये आप याद कर लेना, ये आपसे पूछा गया है, वो मैंने थोड़ा एडिशनल बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। क्या कहता है? कहता है डिफरेंशिएट log x + tan x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम एक ही साइड दे रखी है भाई, आपको सिर्फ एक ही साइड दे रखी है log x + tan x, तो मैं इसका सॉल्यूशन में लिखूंगा लेट y = log x + का tan x। मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस का tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। और ये आंसर 2 नंबर मिल चुके हैं आपको, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है इफ f ब्रैकेट ऑफ x = x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फाइंड करना है। इसमें आपको कि f ब्रैकेट ऑफ 3/2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, देख लो, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर इस निशान को लगाने से, ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट कब लगता है जरा बताना, मैंने कभी ये लगे हो तुमने देखा है? ये 2 पे ब्रैकेट ऐसे कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर आपके सामने ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है तो 2 अलग अलग संख्या होंगी और इनके बीच में कोई रिलेशन होगा हमेशा, तभी तो ब्रैकेट लगता है। यानी कि आप यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी एक रिलेशन इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा तो ब्रैकेट में कवर किया जाता है। अकेली संख्या को कभी ब्रैकेट में नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर तो जानते हो ना, जो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी भी डेसिमल में नहीं होता। याद रखना इंटीजर्स क्या होता है, इसको हम नंबर लाइन से दिखा देते हैं ऐसे कि इंटीजर्स 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, चलता ही चला जाता है, और -1 -2 -3 ये भी चलता ही चला जाता है, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उसको भी ध्यान रखना है लेस देन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन की तरफ चलना है। अब जरा समझाता हूं क्या होता है। एक लाइन खींच दी, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4। ध्यान से समझ रहे, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं भी आ सकता है। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.0, आप कहेंगे इसका आंसर आएगा सर 2 इंटीजर तो इंटीजर है। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, बोला ऐसे जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, तो इसका आंसर 2 आएगा। यानी कि ये है 2.1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन की फॉर्म में 2 मिलेगा। अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2 तो आंसर इसका भी 2 आएगा। अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 तो इसका आंसर भी 2 आएगा। अगर मैं कह दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 तो बच्चे कंफ्यूज है, अब क्या आएगा? अभी भी अगर 2.5 है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। अगर मैं कहूं 2.6 का क्या होगा, इसका भी 2 ही होगा। ये राउंड ऑफ नहीं कर रहे बच्चे, सोच रहे राउंड ऑफ कर रहे, भैया ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका आंसर भी लेस देन में क्या आएगा, 2.6 का भी 2। अगर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो भी 2 आएगा, 2.9 का भी करेंगे तो भी 2 आएगा। यहां तक सारी वैल्यूज 9999 कितनी भी वैल्यूज, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। अगर मैं 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहता हूं तो वो 3 होगा। 3.1 का निकालना चाहता हूं तो उसका आंसर भी 3 होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि इधर तक की सारी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और यहां तक की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। डेसिमल होता नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन की तरफ बिहेव करता है। अभी समझ में आता है? एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, समझ में आएगा। राउंड ऑफ नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक नया फंक्शन होता है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। 3/2 को 1.5 भी कहते हैं। यहाँ x की जगह 3/2 रख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3/2 रख देंगे, यहाँ पर भी 3/2 रख देंगे।
आप इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 1.5 प्लस का इसे सॉल्व करेंगे 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा, 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो आंसर 2.5 आ जाएगा। कितना आसान आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था जिसने ये ब्रैकेट को ब्रैकेट समझा हुआ है। किताब जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर बताती है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बताते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है ना, फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी से कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट पे जाएं। इंटीग्रेशन के अगर मैं कहता हूं तो मैंने बेसिक्स के 6 वीडियोस बना रखे हैं, आपको एक देखना है। अगर आपको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आते, निराश नहीं होना, आपको एक वीडियो देख लेना है, इसका बेसिक तो पता चल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन भी जरूर देख लेना भाई। उसके 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन एक तो जरूर देख लेना, एक में पूरा बेसिक बता रखा है। ये क्वेश्चन तो एक वीडियो देखने से हो जाएंगे, एक डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का। कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे जाइए, खोज करिए, नहीं मिलता है मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली वीडियो शेयर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। चलो जल्दी से इसे क्वेश्चन को करते हैं। मान के चलता हूं कि आपको इंटीग्रेशन आता है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4, प्लस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/3, प्लस का एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर 2, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ऐसे करके आप ब्रैकेट लगा देंगे। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, आप रखना शुरू कर दीजिए। पहले हर जगह x की जगह पर 1 रखना है, 1 2 3 4, हर जगह पर 1 रखना है। 1 की पावर 4/4 प्लस 1 की पावर 3/3 प्लस 1 की पावर 2/2 प्लस 1, और ऐसे ब्रैकेट लगा देना है, माइनस का निशान लगाना है। फिर लोअर लिमिट लिखना है, लोअर लिमिट x की जगह पर भी लिखना है, तो आपको क्या लिखेंगे, x की पावर 4/4 यानी कि 0 की पावर, और प्लस का 0 की पावर 3/3 प्लस का 0 की पावर 2/2 प्लस का 0, ब्रैकेट क्लोज। इसे सॉल्व कर देंगे। 1 की पावर 4 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, प्लस का 1, माइनस ये सारा 0 होने वाला, लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। इस सबका एलसीएम आ रहा है 12, मेरे को तो पता लग गया देखते ही, और सारे टेबल्स जो है, मतलब 4 की टेबल, 3 की टेबल, 2 की टेबल, 1 की टेबल, सबकी टेबल में 12 आता है। चलो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, आएगा 3, 3 की ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 4 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, आएगा 6, 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6। 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, आएगा 12, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12, आ जाएगा आपके पास 12 और 10 22 और 3 25, 25/12 इज द फाइनल आंसर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। ये लीजिए जी, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये 3 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी, सिंपल है। उसके बाद आप पुट कर लेंगे, पुट क्या करेंगे, x की जगह पर 1 ये दे रखा है, यहाँ रख दीजिए, dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ दे रखा है आपको क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 की पावर 2, तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 ही आता है भाई, आंसर 3 आ गया। देख लो, कॉपी कर लो, बहुत इजी है, जल्दी से कॉपी करो, अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं। फिर ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज मतलब कि हमेशा रेट ऑफ चेंज आए तो याद रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम नहीं दे रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। ये इंग्लिश में लिखी हुई बात को अगर आपने मैथ्स में लिखना सीख लिया तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली बात तो आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ये एरिया ऑफ सर्कल है। लेकिन मैं ए को डिनोट कर रहा हूं क्या, एरिया से, आर को डिनोट कर रहा हूं रेडियस से,
और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखेंगे पहले तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dA अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ऐसे लिखते हैं ना, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर समय बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा। यानी कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक रेडियस है, 1 सेकंड बाद आपने देखा तो आपका ये सर्कल बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ गई, आपने अगले सेकंड में देखा तो इसका एरिया और बढ़ गया, रेडियस और बढ़ गई, उससे अगले सेकंड में देखा तो आपका एरिया और बढ़ गया सर्कल में और उसकी रेडियस भी बढ़ गई। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो एरिया पहले था फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी कि एरिया बढ़ता चला जा रहा है, रेडियस भी बढ़ती चली जा रही है। इसे कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, एरिया पहले इतना था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ गया। समझ में आता है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि dA अपॉन में dt, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, देखो साफ साफ बोला है, इज इक्वल टू dr अपॉन में dt, यानी कि जिस रेट से इसकी रेडियस बढ़ रही है उसी रेट से इसका एरिया बढ़ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हमने नहीं बोला। हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालनी है रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? तो रेडियस कैसे निकलेगी भाई? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन में डी टी बराबर पाई, एक कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, इनटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r इनटू में फिर r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dr अपॉन में dt। ये समझ में आता है? बिल्कुल आता है। dA अपॉन dt की वैल्यू dr अपॉन dt है, यहां रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे dr अपॉन में dt बराबर में ये हो जाएगा 2 पाई r, है ना, मल्टीप्लाई करा दी, इनटू में dr अपॉन में dt। आप देखेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, इज इक्वल टू 2 पाई आर, और इस पूरे को बटे में लेके आ जाएंगे तो 1 अपॉन में 2 पाई बराबर में आर। आपसे कह रहा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आंसर लिखेंगे द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, कुछ यूनिट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं मानेंगे तो यूनिट लिख, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं, देखो मर्जी आपकी, 22/7 लिख दो, चलो आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ 22/7 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 अपॉन में 44। दिस इज द रेडियस। आप चाहो तो 1/2 पाई भी छोड़ सकते हो, कोई स्पेसिफिक बोला तो है नहीं। जल्दी से कॉपी कर लो, देख लो कैसे समझना है इसे। ये आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर को IF बोला जाता है, I डॉट F डॉट, है ना, IF। फाइंड द इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पता है तो ठीक, नहीं पता तो थोड़ा सा तो बताऊंगा मैं। आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है? जनरल है, आपको ये याद रखना है, dy अपॉन में dx प्लस का py और इज इक्वल टू q। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy अपॉन dx के साथ कोई भी संख्या नहीं होती है। अगर ऐसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन नहीं है, जो कि नहीं है, तो पहले ऐसी फॉर्म में बनाओ। जब इसमें बना लेंगे तो फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में dx। समझ में आता है? तो पहले तो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो चलो इक्वेशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ dy अपॉन में dx माइनस का xy बराबर में 1। तो भैया dy अपॉन dx के साथ कुछ भी संख्या है रहनी नहीं चाहिए, तो हटा दो, डिवाइड कर दो। आप लिख दो डिवाइड बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस का एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल जा रहा है। इधर से तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस का इधर लिख देंगे x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन में dx प्लस का py इज इक्वल टू q। तो आप गौर से देखोगे p का जो कोफिशिएंट है y का जो कोफिशिएंट है p, और यहाँ y का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, माइनस का x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये संख्या p से मैच कर रही है, इसे कंपैरिजन कहते हैं, तुलना करना कहते हैं। तो इसका मतलब मैंने कंपैरिजन कर दी और p की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q की वैल्यू याद रहेगी लेकिन q की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर वाला हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। यहां कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू नीचे वाली संख्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx बराबर 0 माइनस का 2x, और ये dt अपॉन में 2, ये दो जो है ना बटे में आ जाएगा, dt अपॉन में 2 बराबर माइनस x वहीं रह जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा, ये पूरी संख्या ऊपर से हटते हुए दिख रही है, देखो माइनस का dx, माइनस का x dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 2 e की पावर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू dt अपॉन 2, नीचे इसकी वैल्यू t, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन e की पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, ये 1/2 पावर में चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूँ क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी है log m की पावर n, ये n आगे आ जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, सही है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर ये संख्या दे रखी है तो ये n ऊपर भी तो जा सकता है, जब ऊपर से नीचे आ सकता है तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो एक बटे जो नीचे था वो पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर log t की पावर 1/2। और एक और नियम है, वो भी लॉग की प्रॉपर्टी है कि e की पावर log x अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसे x कहते हैं, e से log हटा दो, एक्सपोनेंशियल से log हटा दो, तो यहाँ पर लिखा है e की पावर log t की पावर हाफ, तो इसका मतलब ये पूरा रह जाएगा e की पावर log t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ जिसे हम रूट t भी बोलते हैं, और t की वैल्यू क्या मानी गई थी, t की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स। मैंने फिर से बताया स्टूडेंट्स, अगर सबको, जो भी बच्चे ने ये पेपर मेरे से पूछा या जो भी बच्चे देख के सीखना चाहते हैं कि चल यार पेपर सॉल्व करा रहे हैं सर, जरा एक बार देख लेते हैं, मेरा पेपर अच्छा चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला, ये मैथ्स है। ये पेपर जब भी अच्छा जाएगा, आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए पी, मेरे इस क्वेश्चन को निकालने से आपका पेपर नहीं सही जाने वाला। तो पहले टॉपिक करिए, अगर टॉपिक नहीं किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी समय है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 घंटे बाद होगा, अगर ऐसा है तो भैया फिर तो भगवान ही मालिक है। समय है तो आप जाइए प्लेलिस्ट के पास, मैंने अप्लाइड मैथ्स सेकंड की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का टॉपिक मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं यहाँ क्वेश्चन को डिटेल करा रहा हूँ तो क्वेश्चन कराते वक्त तो इंट्रोडक्शन जरूर दिया होगा, उस इंट्रोडक्शन को देखिए, उसके 1-2 क्वेश्चंस करिए, अपने आप टॉपिक आ जाएगा, देन यहाँ आ जाइए, ठीक है ना। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये मीन वैल्यू थ्योरम का आ गया है, कहता है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एफ(x), दिस इज फंक्शन, ओवर 1 to 4, यानी ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू मान लेते हैं, ये फंक्शन है, ये a है, ये b है, b की वैल्यू 4 है भाई, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम कैसे कहते हैं हम, तो मीन वैल्यू थ्योरम होता है f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये मीन वैल्यू थ्योरम होती है। चलो चेक करते हैं, एफ डैश सी, पहले तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2
तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू रखने वाले हैं जो कि 5 है, तो 5 रहेगा। सी एक कोई कांस्टेंट दे रखा है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आई है वो 5 आई है, इज इक्वल टू एफ बी। बी का मतलब हो गया यहाँ एक्स की जगह पर देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5x माइनस 2। एफ वन की वैल्यू क्या होगी 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2, दिस इज 3। एफ फोर की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 4 माइनस 2, 5 और 20 18, दिस इज 18। बेटा यहाँ पर अगर मैंने इसे a माना है तो ये एफ ए है, ये एफ बी है। एफ बी की वैल्यू 18 है, एफ ए की वैल्यू 3 है, बटे में बी माइनस ए की वैल्यू तो 4 माइनस 1 है। तो भाई 5 बराबर में 4 में से 3 गया तो 18 में से 3 गया तो 15 बचा, अपॉन में 3, तो सॉल्व कर देंगे तो 5 आ जाएगा। कह रहा था वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू तो फाइंड नहीं हो सकती है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ दिस, हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मीन वैल्यू ये इसके इक्वल होती है, तो हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती तो सी की आंसर पे सी की वैल्यू भी निकल सकती थी, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसे जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन को। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। आपको कहता है इफ fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन अटेन्स अ लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमम मतलब लोकल एक्सट्रीमम या एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, है ना। और ये इसका मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को कहते हैं, ओके। और क्या रखा है आपको x इज इक्वल टू -1 रखना है। इस पर लोकल एक्सट्रीमम है। एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन करना है एक ही वैल्यू निकालने के लिए। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम लिखेंगे 2 आगे आएगा, ये एक पावर घट जाएगी, 2ax प्लस का 6x का 6 डिफरेंशियल और 8 का 0। अब लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, या एक्सट्रीमम भी बोल सकते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 0, इस पूरे को 0 के बराबर लेंगे। 2ax प्लस का 6 इक्वल टू 0। आपको a की वैल्यू निकालनी है और पुट करना है। x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -1, तो यहाँ रख देंगे 2a इंटू -1 प्लस 6 बराबर 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2a बराबर में 6 को राइट में ले जाएंगे, -6 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो -6 अपॉन -2, a की वैल्यू आ गई 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो कैसे करा गया है, बहुत आसान है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां कहता है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री। तो मैं आपको बता दूं, वर्बली बता रहा हूं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर? हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या कहते हैं ऑर्डर को? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, जैसे ये है फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ये है सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx2, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसे ऑर्डर कहते हैं। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, क्या बोला मैंने? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसकी पावर ये है ना, और वो भी होल नंबर में होनी चाहिए। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी उसे बोलेंगे डिग्री। प्रॉब्लम ये आ गई है, होल नंबर में नहीं दे रखी, तो होल नंबर में बना लेते हैं, बहुत आसान है। देखो भाई बहुत सिंपल है, वैसे तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूं। अगर x स्क्वायर बराबर y है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है? आप कहेंगे सर बराबर में रूट हो जाता है, ऐसे तो पढ़ा है आपने? नहीं, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं x बराबर y की पावर 1/2, यानी कि 2 उधर जाके 1/2 हो जाता है, और 1/2 को एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं और उसे रूट बोल दिया जाता है। जरा सोचो कि अगर 2 उधर जाके 1/2 होता है तो 1/2 इधर आके 2 नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 तो y, तो ये 1/3 उधर जाके क्या बन जाएगा? ये 3 हो जाएगा। देख लो सिंपल अलजेब्रा है ये, हमने बहुत सिंपल पढ़ा है कि 1/3 अगर एक तरफ पावर 1/3 है तो राइट साइड में जाके वो क्या हो जाएगा? 3 पावर हो जाएगी, 3 पावर 3/1। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 5/3 को हम लिखेंगे d2y अपॉन में dx2
की पावर 5 की पावर 1/3। फिर से रिपीट करता हूं, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5/3 आ जाएगा। मैंने 5/3 को अलग अलग करके 5 की पावर 1/3 कर दिया, और ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूं, देखिए ये आपके पास 1/3 है, उधर जाएगा तो 3 पावर हो जाएगा, तो बनेगा d2y/dx2 की पावर 5, और इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3, उधर जाके 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो कि ये है, दो डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव है ना, और उसके बाद डिग्री इज इक्वल टू क्या होगी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 5। ये मेरा आंसर है, फाइनल आंसर है, कॉपी कर लो जल्दी से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x² dx प्लस का 3y dy इज इक्वल टू 0। हम dx वाले टर्म को राइट में ले जाते हैं तो 3y dy इज इक्वल टू x² dx हो गया। अब हम वेरिएबल से सेपरेट करने वाले हैं, जो कि पहले से सेपरेट है भैया, हमने तो कुछ नहीं करना, x अलग है y अलग है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इसे वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। सीधा सीधा वेरिएबल्स को सेपरेट करना मतलब x अलग कर दो y अलग कर दो, मैंने x अलग कर दिया y अलग। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यहाँ इंटीग्रेशन 3 y का इंटीग्रेशन y²/2 बराबर यहाँ इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस का c लिखना जरूर लिखिएगा, इसे मत भूलिएगा। बस यही मेरा फाइनल आंसर है, कुछ और तो कर नहीं सकता, इसको इतना ही छोड़ देते हैं बस। अब चाहो तो y को निकालेंगे तो रूट में आएगा, क्यों निकालेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, सही ना। तो ये क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कहता है z की वैल्यू दे रखी है, फाइंड dz/dx यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और आपको कहता है ये वैल्यू पुट अप करनी है। वैल्यू मतलब x की वैल्यू आपके सामने ये होगी और y की वैल्यू ये होगी। x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dz/dx, और एक का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस x एक फंक्शन है, y एक कांस्टेंट है। याद रखना z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो y भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो ऐसा कैसे रहता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और y ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट अगर y की जगह y ना होके सोचो 2 लिखा होता, 3 लिखा होता तो कांस्टेंट होता ना, तो इससे ये हम समझ रहे हैं ना कि कांस्टेंट को कॉपी करते हैं। अब पुट करेंगे x की जगह पर -1, y की जगह पर 1, तो आपका dz/dx एट x की वैल्यू -1, y की जगह 1 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा -1, y की जगह पर 1 की पावर 2, -2, x की जगह पर -1, y की जगह पर 1, तो फाइनल -1 प्लस का 2, आंसर 1 आ गया। बात को खत्म कर दिया, कितना सिंपल था। इस वाले सेक्शन में टोटल 14 क्वेश्चन थे, उस 14 क्वेश्चंस में से हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप पेपर में करके आओगे, मैंने तो 14 के 14 करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से भी मैं समझाता हूँ, मेरा अपना एक तरीका है जिसमें कि बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन मैनर में समझाने की, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये पेपर सॉल्व आपने मुझसे कराया है, जिसने पढ़ रखा होगा वो बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा वो भी अगर देखेंगे तो कुछ हेल्प तो उन्हें मिलेगी। ओके, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसमें और इम्प्रोवाइज करने की, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कोई चीज समझ नहीं आती हो तो। फिलहाल सेकंड जो इसका जो सेकंड वाला ये जो है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये सेकंड ना, आपको मैंने कहा है ये पेपर मैं इस वीडियो में सबसे टॉप पर मेंशन कर दूंगा लिंक, मैं उस लिंक को आप क्लिक करें और खुद से सारे ट्राई करें। फिर अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें 8 क्वेश्चन है सेकंड में, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, फिर उसके बाद एक एक करके कवर करूंगा। जैसे कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है ना, तीसरा क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हो गए 10-10 नंबर के, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर 1 2 3 4 और 5 में से कहता है कोई 3 करने हैं, 2 छोड़ने हैं, ठीक है। तो जो भी शेड्यूल है इसका, व्हाटएवर जो भी शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से मैं पूरा का पूरा पेपर इसे कवर करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, और
ऑफ कोर्स आपको इससे सीखने को मिलेगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या ऐसा लगता है कि कोई चीज़ क्लियर करनी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके।